आज के इस वीडियो में हम वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न हल करेंगे और ये अत्यंत महत्वपूर्ण छटे हुए चुनिंदा प्रश्न हैं। परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न है कि एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाने पर वह क्या कहलाती है। यानी कि एक ही ध्वनि का दो बार प्रयोग करना, यानी कि द्वित्व हो जाना, वह क्या कहलाती है। तो उसको हम युग्मक कहते हैं, वो युग्मक कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओष्ठ, स्पर्श व्यंजन, अल्पप्राण और अघोष वर्ण, ये चारों किस वर्ण में हैं। यानी कि इसमें कौन सा ऐसा वर्ण है जो ये चारों की श्रेणी में आता है। तो ये है पा वर्ग। देखिए, पा उपपदमानी, यानी कि उपपदमानी ओष्ठा, ये पा वर्ण है जो है ओष्ठ वर्ण है। स्पर्श व्यंजन भी है पा वर्ग का, अल्प प्राण भी है ये, और ये अघोष वर्ण भी है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न दिया है कि लुंठित ध्वनि है। लुंठित ध्वनि कौन सी है। तो लुंठित ध्वनि रा को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। ये सभी प्रश्न वर्णमाला से संबंधित है और सबसे ज्यादा यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी भी परीक्षा में, कोई सी भी परीक्षा आप देंगे, सबसे ज्यादा वर्णमाला से प्रश्न पूछे जाते हैं। कम से कम 4-5 प्रश्न वर्णमाला से ही आते हैं। इसलिए बड़े ध्यान से पूरे प्रश्नों को देखना, पूरा वीडियो देखना, तभी आपको इन प्रश्नों में आनंद आएगा और अपनी परीक्षा में इनका प्रयोग आप कर पाएंगे। तो चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यंजनों में कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। तो इसमें जो चा वर्ग होता है, चा वर्ग तालु, यानी कि इचुई सा नाम तालु, इसका होता है इचुई सा नाम तालु। ये जो होते हैं वर्ण ई और चा वर्ग के पूरे थे, तो चा छा जाता है उसमें, तो वो हो जाता है यानी कि तालव्य वर्ण कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। इनमें कुछ वर्ण दिए हैं जिनमें एक वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी 3 स्त्रीलिंग है। तो इसमें जो उ है, ये उ स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग वर्ण है, और ये तीनों जो वर्ण हैं वो स्त्रीलिंग वर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न है कि या किस प्रकार की ध्वनि है। या क्या है, तालव्य है, कंठ है, दंतोष्ठ है या कंठोष्ठ है। यानी कि कंठोष्ठ है कि दंतोष्ठ के कंठ के तालव्य, यानी कि या जो ध्वनि है वो किस प्रकार की ध्वनि है। तो या ध्वनि जो है वो तालव्य ध्वनि कहलाती, क्योंकि इचुई सा नाम, इससे पहले मैंने बताया था इचुए या आ रहा है, इचुए और सा। देखिए ई और चा वर्ग के पूरे, या और सीटी वाला सा, ये सभी तालव्य ध्वनियां हैं, यानी कि तालु से इनका उच्चारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न, उच्चारण की दृष्टि से वाह है। तो बकारस्य दंतोष्ठ, सूत्र हैं संस्कृत में, देखिए सूत्र हैं उच्चारण से संबंधित 6-7 सूत्र हैं। यदि उन सूत्रों को आप एक बार पढ़ लें तो ये तुरंत समझ में आ जाता है, या बोल के देख लेते हैं। उच्चारण की दृष्टि से वाह, तो वाह है बकारस्य दंतोष्ठ, यानी कि इसकी वायु दंतोष्ठ है, यानी कि ओठों से और दांत से टकराते हुए वायु का निष्कासन होता है। इसलिए ये जो वाह है, वाह ध्वनि दंतोष्ठ ध्वनि, यानी कि दांत और ओष्ठ से इसका उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। देखिए, हिंदी वर्णमाला में यदि स्वरों की बात करें तो स्वर हिंदी के 11 होते हैं, और ये 2 प्रकार के स्वर होते हैं। एक तो होते हैं ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। देखिए, दीर्घ स्वर में भी 2 प्रकार के स्वर होते हैं। एक तो होते हैं मूल स्वर और दूसरे होते हैं संयुक्त स्वर। मूल स्वर और संयुक्त स्वर होते हैं। तो ह्रस्व स्वर में 4 आते हैं, और जो मूल स्वर हैं, संयुक्त स्वर में 4 आते हैं। 4 संयुक्त स्वर हैं, 4 ह्रस्व स्वर हैं और 3 मूल स्वर हैं। इस प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, कि हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आय के उच्चारण में
की सहायता ली जाती है, यानी कि किस किस की सहायता ली जाती है आय के उच्चारण में। तो ए दाय तो कंठ तालु, ए दाय तो कंठ तालु, ए और आय इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है, यानी कि कंठ और तालु, इसका वी बिल्कुल राइट आंसर है, कंठ तालु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं कि चा वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं, यानी कि चा तो इचु ईसा नाम तालु तालब्य ध्वनियों में आती हैं। चा वर्ग की ध्वनियां जितनी भी, यानी कि चा वर्ग के जितने भी हैं वो तालब्य ध्वनियां कहलाती हैं, यानी कि उनका उच्चारण स्थान तालु होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, इसमें दिए गए हैं कि वर्णमाला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। तो इसमें देखिए आ और पा ये पुल्लिंग है, ये और ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं, ये पुल्लिंग है। केवल इसमें जो डी नंबर का है ई ये स्त्रीलिंग है। तो यही इसका राइट आंसर है। उसमें पूछा जा रहा है कि पुल्लिंग नहीं है, तो डी के जो ई और ई हैं ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं, और यदि किसी की सहायता ली जाए, स्वरों की सहायता ली जाए, तो वो व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि द आ क श आ इनसे बने इन वर्णों को यदि हम जोड़ दें, संयोग कर दें इनका, तो क्या बनेगा। क्या दकस बनेगा, डाक बनेगा, दकस बनेगा या दक्ष बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इससे यदि हम जोड़ें इनको, देखिए दा में आ जोड़ दिया, दा बन गया। अब का सा आ तीनों को जोड़ के ये छा बनता है, इन तीनों को जोड़ने से ये छा बनता है, और दा में आ जोड़ दिया तो ये दा बन गया, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ढा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा वर्ग है। ढा वर्ण तो रिटोर सा, ढा वर्ग का मतलब होता है मूर्धा, रिटोर सा नाम मूर्धा, यानी कि ये टा वर्ग का है, टा वर्ग होता है। तो टा ठा डा ढा, ढा टा वर्ग में आता है। और रिटोर देखिए रिटोर शाणाम मूर्धा, रिटोर शाणाम मूर्धा। तो ये जितने वर्ण हैं ये मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। री टा वर्ग, रा रस्सी और ये वाला सा, रिटोर शाणाम मूर्धा, ये मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, मूर्धा, यानी कि ढा वर्ग का उच्चारण स्थान और वर्ग है। तो वर्ग ये तीसरा है। देखिए टा वर्ग होता है, पहला वर्ग होता है का वर्ग, पहला वर्ग का वर्ग, ऐसे इसको ऐसे लिख देते हैं कचट तप, कचट तप ये वर्ग होता है। ये एक शब्द होता है कचट तप, कचट तप। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, तो इसको कचट तप बोलते हैं। तो पहला हो गया का, दूसरा हो गया चा वर्ग, तीसरा हो गया टा वर्ग, चौथा और पांचवा। तो ये जो तीसरा वर्ग है टा वर्ग, तो यहाँ पर जो आएगा मूर्धा और तीसरा, यानी कि उच्चारण स्थान इसका मूर्धा है और ये वर्ग तीसरा है। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। तो लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध समूह को वर्ण समूह नहीं कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अक्षर वर्ण ये लिपि से निर्मित जरूर होते हैं, इनके लिखने में लिपि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इनके यदि क्रमबद्ध समूह को देखें तो वो वर्णमाला कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 4 है। वो कौन कौन सी है। ह्रस्व स्वर आ, ई, उ और री, ये 4 जो स्वर हैं वे ह्रस्व स्वर हैं हिंदी वर्णमाला में। नेक्स्ट प्रश्न है ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है। ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं होता है। स्वर नहीं होती, वे 2 मात्राएं तो होती, क्योंकि इसीलिए मात्राओं की संख्या, अच्छा मात्राओं की संख्या कितनी होती है। मात्रा होती है 13 मात्राएं होती हैं हमारी हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में, और स्वर होते हैं 11। तो
11 और 2 13, तो दो ऐसे स्वर हैं, ऐसी दो मात्राएं हैं जिनको स्वरों में स्थान नहीं दिया जाता, लेकिन वो मात्राएं हैं, वो कौन सी हैं? तो वो मात्राएं होती हैं अंग और आहा। अंग और आहा ये अयोगवाह कहलाते हैं, ये अयोगवाह कहलाते हैं। इनको हम बोलते हैं अंग आहा को अयोगवाह। अयोगवाह तो अंग जो है अंग आहा, अंग को बोलते हैं हम अनुस्वार। अनुस्वार, इसका नाम अनुस्वार होता है। और आहा को बोलते हैं विसर्ग, ये विसर्ग है। इन दोनों को मिलाकर के अयोगवाह नाम दिया गया है। इसलिए कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि अयोगवाह किसे कहते हैं? तो अयोगवाह अंग और आहा को कहा जाता है, यानी कि अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो देखिए, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है प्लुत स्वर। तीसरा होता है प्लुत स्वर। देखिए, ह्रस्व में वो लगता है 1 मात्रा जितना समय, दीर्घ में लगता है 2 मात्रा जितना समय, और प्लुत में लगता है इन दीर्घ से भी ज्यादा समय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी। प्लुत स्वर में सबसे ज्यादा समय लगता है, यानी कि दीर्घ मात्रा से भी, यानी कि दीर्घ से ज्यादा समय लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25, जो कि 5 वर्गों में बटे हुए हैं, कचट तप में बटे हुए हैं। कचट तप, कचट तप में बटे हुए हैं ये 5 वर्ग। तो हर के 5 5 है, तो 5 25, 25 वर्ग होगा स्पर्श। यदि टोटल व्यंजनों की बात की जाए कि टोटल व्यंजन कितने हैं, तो टोटल व्यंजन है 39। हमारी हिंदी वर्णमाला में टोटल व्यंजन वैसे 33 कहते हैं सभी लोग। यदि कुल व्यंजन पूछे जाएं तो वो 39, क्योंकि देखिए स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजनों में विभक्त है हमारी हिंदी वर्णमाला। तो स्वर हो गए 11 और 39 हो गए व्यंजन। अब स्वर 11 39 व्यंजन ये हो गए 50, और 2 हो गए अयोगवाह। इस प्रकार से पूरे 52 वर्ण हो जाते हैं। तो यहाँ पर टोटल की यदि बात आ जाए कभी के कुल व्यंजन कितने होते हैं, तो वो 39 होते हैं। और सिर्फ व्यंजनों की पूछी जाए कि व्यंजन कितने हैं हिंदी में, तो व्यंजन 33 होते हैं। और पूछा जाए स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो 25 होते हैं। अलग अलग कैटेगरी है सबकी। व्यंजनों की संख्या पूछा जाए तो 33, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, कुल व्यंजनों की संख्या 39। इस प्रकार से हमारी हिंदी वर्णमाला को वर्गीकृत किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछा गया है, तो इसका आंसर 25 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वर ए आई का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ए दाए तो कंठ तालु, सीधा सीधा सूत्र है। ए दाए तो कंठ तालु, तो कंठ तालु देखें कहां पे है, ए नंबर पे है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं कि हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देगा। शब्दकोश जो है डिक्शनरी, एक तो होती है इंग्लिश डिक्शनरी, एक हिंदी डिक्शनरी। तो इंग्लिश डिक्शनरी में तो अल्फाबेट से चलता है, ए के बाद बी वाले दिखेंगे, बी के बाद सी वाले दिखेंगे, फिर डी वाले दिखेंगे, फिर ई वाले दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे। लेकिन हिंदी में, हिंदी जो शब्दकोश होता है उसमें आ और आ के हिसाब से दिखता है। तो का के बाद का वाले वर्ण ही दिखेंगे, उसके बाद खा वाले वर्ण दिखेंगे। तो यहाँ पर का दिया है, फिर का मतलब का के बाद फिर खा, का, खा, गा। तो वैसे देखा जाए तो इसमें खा दिखना चाहिए का के बाद, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। वो इसलिए हो जाएगा कि जब शब्दकोश में देखेंगे तो छा जो बनता है वो का और इस सा से बनता है। तो ये का आता है इसमें, इसलिए का के बाद छा दिखेगा हिंदी शब्दकोश में। इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि हिंदी शब्दकोश में का के बाद छा दिखाई देगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी होती है? सार्थक लघुत्तम इकाई, तो देखिए सार्थक शब्द पे गौर करें। सबका दिमाग गया होगा वर्ण की तरफ, लेकिन इसका आंसर वर्ण नहीं है, इसका आंसर है शब्द।
अब आप कहेंगे ये कैसा, लघुत्तम इकाई तो वर्ण होती है भाषा की। हाँ बिल्कुल होती है, लघुत्तम इकाई वर्ण होती है, केवल लघुत्तम इकाई। यदि उसमें सार्थक शब्द जुड़ जाएगा तो फिर वो शब्द, क्योंकि वर्ण का कोई अर्थ है सार्थक नहीं होता है, तो इसलिए लघुत्तम इकाई तो है, यानी कि सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, लेकिन सार्थक लघुत्तम इकाई की बात करें तो इसका राइट आंसर शब्द हो जाएगा, इसलिए इसका उत्तर बी सही होगा। यानी कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द होती है और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, या भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण होती है। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं, निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है। अनुनासिक वर्ण, तो अनुनासिक देखिए पंचमा अक्षर जो होते हैं वो सभी अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। अनुनासिक एक तो पंचमा अक्षर होता है, अनुनासिक में पंचमाक्षर, और अनुनासिक चांद बिंदु को भी कहते हैं, ये चांद बिंदु वाला भी अनुनासिक होता है। और पंचम अक्षर, तो इसमें देखते हैं पंचम अक्षर कौन सा है, पंचम अक्षर माँ है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अनुनासिक का काम करता है माँ, और ये सभी पंचमा अक्षर होते हैं, जैसे कि इंगा है, या है, ड़ा है, और ना है, और माँ है, ये सभी पंचमा अक्षर हैं और ये अनुनासिक का कार्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं कि निम्न में कौन सा वर्ण घोष वर्ण है। घोष वर्ण घोष बोला गया है तो कौन सा है, इसको घोष भी बोलते हैं, सघोष भी बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर है ग। ग सघोष वर्ण है, यानी कि घोष वर्ण है। और ये देखिए वर्ग जो घोष वर्ण होते हैं वो कौन से होते हैं, तो घोष वर्ण होते हैं तीसरा, यानी कि वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ये वर्ग हैं, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर घोष कहलाते हैं। जैसे का वर्ग है, का, खा छोड़ दो, गा, घा और इंगा, ये घोष वर्ण कहलाएंगे, यानी कि तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग घोष कहलाता है। सभी स्वर, जितने भी स्वर हैं वो सभी घोष वर्ण कहलाते हैं, स्वर घोष में आते हैं। अंतहस्थ व्यंजन, यारा लावा अंतहस्थ व्यंजन होता है, यारा लावा, यारा लावा भी ये घोष वर्ण हुए। और हा, एक हा भी होता है, ये भी घोष की श्रेणी में आता है। जबकि अघोष में पहला और दूसरा, देखिए अघोष में आता है पहला और दूसरा, और तीनों सा, ये अघोष वर्ण कहलाते हैं, तीनों सा ये अघोष हैं, और घोष में ये सब हैं जो अभी बताए, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है, पच्चीसवां प्रश्न है कि ला और सा का उच्चारण स्थान से होता है, यानी कि कहां से होता है, ला और सा का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो ला और सा का उच्चारण स्थान है दंत, लिरतुल सा नाम दंता। इसका सूत्र होता है लिरतुल सा नाम दंता, ये इसका सूत्र होता है लिरतुल सा नाम दंता। लिर से ये संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, ये ला अपने में, ला में ये लिर जो है अपने में प्रयोग नहीं किया जाता है, हिंदी में ये संस्कृत का वर्ण है, तो ये सूत्र भी संस्कृत का है। तो ये लिरतुल सा नाम दंता, दंत वर्ण जो होते हैं, ता वर्ग हो गया ये ता था दा धा ना तक, और ला हो गया, इसके बाद ये वाला सा हो गया, लिरतुल सा नाम दंता। तो ये इतने वर्ण दंत वर्ण कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं, 26वां प्रश्न है कि इनमें कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है। इनमें से कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है, तो इसमें कोई एक देवनागरी की वर्ण ध्वनि, देखिए कंठ ध्वनियां देवनागरी में होती हैं, दंतोष्ट भी होती हैं और मूर्धा भी होती हैं, केवल ग्रीवा नहीं होती हैं, ग्रीवा ध्वनि नहीं होती है, ग्रीवा से कोई उच्चारण नहीं होता, गला होता जरूर है लेकिन वो कंठ ध्वनियों में आता है, ग्रीवा में नहीं होता। ग्रीवा माना गर्दन होता है और कंठ अंदर होता है, कंठ जो स्वर तंत्रियां जहां पर होती हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। कौन सा व्यंजन है जिसका उच्चारण स्थान तालव्य है, तो इचुईसा नाम तालु, सूत्र है इचुईसा नाम तालु, इचुईसा नाम तालु। ये इतने वर्ण ई चा वर्ग या और ये सीटी वाला सा, ये तालव्य होते हैं, तो इनमें देख लीजिए कौन सा है, तो ई चा वर्ग में कौन सा आता है, इसका बी है राइट आंसर, क्योंकि चा वर्ग में बी आता है, चा छा जा झा चा
छा, जा और झा। जहाँ ये चा वर्ग में आता है, इसलिए ये तालव्य वर्ण है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है और ना व्यंजनों में की जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? ना तो स्वर है वो, ना व्यंजन है, तो वो ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो वो ध्वनियाँ कहलाती हैं अयोगवाह। इनमें एक होता है अनुस्वार और एक होता है विसर्ग। ये दोनों ना तो स्वर हैं और ना ये व्यंजन है, इसीलिए हमने कहा था 39 व्यंजन होते हैं और 11 स्वर होते हैं, इसलिए तब ये 50 हो गए और 2 ये अयोगवाह मिलकर के 52 वर्ण होते हैं हमारी वर्णमाला में। तो ये अयोगवाह जो कहलाते हैं, ये ना स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, जो कि अंग और आहा है। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को अलग देखो, प्राण के आधार पर, स्वर तंत्रियों के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, कई प्रकार से हमारी जो हिंदी वर्णमाला है उसको वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इसको वर्गों में बांटा गया है 2 वर्गों में। एक तो होता है अघोष, जो स्वर तंत्रियों के द्वारा बांटा गया है, एक अघोष और दूसरा घोष, जिसको सघोष भी बोलते हैं। घोष और अघोष, इन 2 व्यंजन उसमें बांटा गया है स्वर तंत्रियों के आधार पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं कि प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना कहलाता है। जैसे कोई सी शब्द है उसकी वर्तनी को, जैसे कि हमने कार शब्द लिया, एक कार शब्द ले लिया, तो कार की वर्तनी को यदि हमने अलग अलग कर दिया, सभी वर्तनियों को अलग अलग कर दिया, ये देखिए सभी वर्तनियों को हमने अलग अलग कर दिया। अब इसको हम क्या कहेंगे? वर्ण विच्छेद, संधि, संधि विच्छेद, वर्ण संयोजन। तो इसको कहेंगे हम वर्ण विच्छेद। हमने इसका वर्ण विच्छेद कर दिया, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि स्वरों का उच्चारण, स्वरों के उच्चारण में इसमें दिया है कि बिना किसी की सहायता के स्वरों का उच्चारण किया जाता है, इसलिए इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? यानी कि स्वर का वर्गीकरण कौन सा नहीं है? ह्रस्व स्वर स्वर होता है, प्लुत स्वर स्वर होता है, संयुक्त स्वर भी स्वर होता है, जबकि द्वैत स्वर नहीं होता ये। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। बी में रा व्यंजन नहीं है। देखिए कैसे हैं, का यदि हम वर्ण विच्छेद करें तो का में रा और प्लस आ प्लस माँ और प्लस आ, ये काका होगा। और यदि मातृभूमि में करते हैं तो माँ प्लस आ फिर ता प्लस इसमें री है, इसमें रा नहीं है, क्योंकि ये जो रा चढ़ता है ये री होता है, तो इसलिए इसमें नहीं है। बाकी इसमें भी है रा ध्वनि, इसमें भी रा ध्वनि और इसमें भी रा ध्वनि, जबकि मातृभूमि में री आता है, इसलिए इसमें रा व्यंजन नहीं है मातृभूमि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हा का उच्चारण स्थान है कंठ, ओठ, तालु, दंत। तो इसका एक सूत्र होता है अकोह विसर्ज्य नाम कंठा। अकोह विसर्ग नाम कंठा। अकोह यानी कि छोटा आ बड़ा, ये दोनों का वर्ग पूरा, हा और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं 35वां कि निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर हमको बताना है, तो देखिए आय, ई, ए, ई, दीर्घ स्वर बताना है। तो इसमें जो दीर्घ स्वर है वो ई है, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। अब आप सोचेंगे कि ये दोनों भी तो दीर्घ हैं, बिल्कुल सही बात है, ये दोनों दीर्घ हैं, लेकिन ये दीर्घ के साथ साथ संयुक्त स्वर भी हैं, इसलिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। इसी प्रकार के कंफ्यूजन वाले प्रश्न परीक्षा में आते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं ये क्वेश्चन ही गलत है ये, तो ऐसा नहीं होता है। ये दीर्घ के साथ साथ संयुक्त स्वर भी हैं, और ये संयुक्त स्वर इसलिए हैं कि जो ए बनता है
ए स्वर बनता है, एक तो आ और प्लस ई मिल करके ए बना देते हैं, ये वाला। और आय जो बनता है वो आ और प्लस ए मिल करके आई बना देते हैं। और ई तो ह्रस्व है ही, और जबकि दीर्घ देखा जाए तो बड़ी ई दीर्घ स्वर है। निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है? वही संयुक्त स्वर। निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है? उ, ई, औ, आ। तो इसमें जो संयुक्त स्वर है वो है आओ। ये दीर्घ स्वर है, ये दीर्घ स्वर है, और ये भी दीर्घ स्वर है। ये तीनों दीर्घ स्वर हैं, जबकि औ संयुक्त स्वर है, और ये दो स्वरों के मेल से बनता है। तो औ बनता है आ प्लस ओ मिल करके, ये औ बन जाता है। और आ प्लस उ, इन दोनों को मिला दें तो ओ बन जाता है। इसलिए ये दोनों संयुक्त स्वर कहे जाएंगे, और इसमें औ जो है वो संयुक्त स्वर है, बाकी के ये तीनों दीर्घ स्वर हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? जिसमें सभी महाप्राण हों, तो इसका जो राइट आंसर है वो है खा, छा, ठा, ये वाला सी वाला एकदम राइट आंसर है। क्योंकि जो महाप्राण वर्ण होते हैं, महाप्राण वर्ण देखिए वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर, यानी कि वर्ग जो होते हैं कचट तप वाले वर्ग, तो इसका दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो महाप्राण होता है। और ऊष्म व्यंजन जितने होते हैं, ऊष्म जैसे होता है तीनों सा, ऊष्म आ जाता है तीनों सा और हा, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो ये महाप्राण दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन ये महाप्राण कहलाते हैं, और बाकी के अल्प प्राण कहलाते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? जब दो व्यंजन एक साथ मिल जाएं तब उनको क्या कहते हैं? तो उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, और ये 4 होते हैं गिनती में। अब कौन कौन से होते हैं संयुक्त व्यंजन? एक तो होता है छा छत्रीय वाला। छा छत्री काय काय से मिलकर बनता है? ये का और सा से मिलकर बनता है, छा छत्रीय। और दूसरा होता है त्रा, ये कौन कौन से अक्षरों से मिलकर बनता है? ये बनता है ता और रा से। फिर एक होता है ज्ञा, ज्ञा कौन सा बनता है? ये होता है जा और प्लस ये वाला यहाँ से। और लास्ट एक और होता है सरा, ये सिरा जो बनता है वो सीटी वाले सा से, हलंत इसमें लगता है क्योंकि ये बिना स्वर का होता है, और लास्ट में रा। तो ये जो 4 व्यंजन हैं, यानी कि जो कि संयुक्त व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? इसमें सभी स्पर्श व्यंजन है किसी न किसी में, वो कौन से में है? तो देखिए का स्पर्श व्यंजन है, चा भी स्पर्श व्यंजन है, पा भी है, और दा भी है। ये सभी स्पर्श व्यंजन हैं। ये का वर्ग का है, ये चा वर्ग का है, ये पा वर्ग का है, ये ता था दा, ये दा ता वर्ग का है। तो ये सभी वर्ग में है, जबकि ये नहीं है। ये देखिए हा ऊष्म में आ गया, ये भी ऊष्म होता है, या रा ये अंतस्थ व्यंजन होता है, रा ला ये भी अंतस्थ व्यंजन होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अर्ध विवृत स्वर कौन सा है? अर्ध विवृत स्वर कौन सा है? तो अर्ध विवृत स्वर इसमें आए है। और अर्ध विवृत स्वर होते कौन कौन से हैं? देखिए एक तो आ होता है, एक ओ होता है, ये जो आगत ध्वनियों के नाम से जाना जाता है, ये ओ होता है, और आए होता है, और एक होता है आओ। ये अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं। अब थोड़ी और इस पे चर्चा करते हैं, विवृत और अर्ध विवृत पे। अब विवृत देखिए, आ जो बड़ा आ होता है ये विवृत स्वर होता है, इसको हम विवृत स्वर बोलते हैं। और ए जो होता है ये वाला ए छोटा, ये अर्ध संवृत स्वर बोलते हैं इसको, अर्ध संवृत स्वर, संवृत स्वर बोलते हैं इसको। और जो ऊ है ये वाला ऊ, बड़ा वाला ऊ, ये होता है संवृत स्वर, इसको हम बोलते हैं संवृत स्वर। इस प्रकार से विवृत, अर्ध विवृत, संवृत और संवृत,
अर्ध समृद्ध। इस प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? तो अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण देखिए 4 होते हैं अंतःस्थ। 4 कौन कौन से होते हैं अंतःस्थ में? या, रा, ला और वा, ये 4 वर्ण अंतःस्थ वर्ण कहलाते हैं। और 4 होते हैं ऊष्म, कौन कौन से? सा, सा और सा और हा, ये 4 होते हैं। तो 4 ये दोनों मिलकर के 8 हो जाते हैं। इसलिए अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण मिलाकर के 8 हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रा का विवरण है। रा का कौन सा विवरण है इनमें से? रा देखिए, रा जो है वो वर्त्स ध्वनि भी होता है, लुंठित ध्वनि भी होता है, सघोष भी होता है और अल्प प्राण भी होता है। यानी कि ए वाले में रा के सभी गुण मौजूद हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बाकी में रा में किसी में रा नहीं होता है इनमें। तो यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि काकल वर्ण कौन सा है? तो काकल वर्ण सी इसका राइट आंसर है। यानी कि हा जो वर्ण होता है वो काकल वर्ण होता है। और ऊष्म वर्ण भी काकल वर्ण कहलाते हैं। ऊष्म वर्ण जो होते हैं वो भी काकल वर्ण कहलाते हैं। अब ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं? तीनों सा और एक हा है ही जो। तो ऊष्म जो तीनों सा भी है, तो ऊष्म वर्णों को ही हम काकल वर्ण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कंठ तालव्य कौन सा है? इनमें कंठ तालव्य है एक जोड़ा, वो कौन सा है? तो इसका है ए दाय तो कंठ तालु। ए दाय तो कंठ तालु, ये कंठ है। रिटोर साणा मूर्धा, ये मूर्धा है। और अकोह विसर्जनाम कंठा, ये कंठा है। ये कंठ और तालु दोनों हैं। ये ए आई कंठ तालु में आते हैं। ये दाय तो कंठ तालु। और उपपदमानी ओष्ठा, ये ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। ओष्ठ वर्ण, उपपदमानी ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन से व्यंजन महाप्राण है? कौन से व्यंजन महाप्राण है? तो इसमें ये सा, शा, हा, ये सभी महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। अब महाप्राण होते कौन कौन से हैं? देखिए, वर्ग का दूसरा वर्ण, चौथा वर्ण और ऊष्म वर्ण। ये ऊष्म होते हैं तीनों सा और हा। तो ये चारों महाप्राण कहलाते हैं। दूसरा वर्ण, चौथा वर्ण और जैसे का है, का खा हो गया महाप्राण है। गा छोड़ के घा हो गया। ये दोनों महाप्राण हो गए का वर्ग के। और ऊष्म में ये आ जाते हैं ये सभी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? तो ना, ला, घा और ता। तो अंतःस्थ व्यंजन इसमें जो है वो ला है, क्योंकि अंतःस्थ में आता है या, रा, ला, वा। तो इसका बी राइट आंसर है। या, रा, ला और वा, ये 4 वर्ण अंतःस्थ वर्ण कहलाते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है कि मूर्धन्य, स्पर्श, सघोष, नासिक, अल्पप्राण व्यंजन कौन कौन से? यानी कि ऐसा वर्ण कौन सा है जिसमें ये सभी गुण मौजूद हों? तो ऐसा वर्ण है णा। ये वाला णा, इसमें ये सभी णा मूर्धन्य भी है, क्योंकि रिटोरसाणा मूर्धा, इसमें मूर्धन्य भी है, ये स्पर्श व्यंजन भी है और ये सघोष के अंतर्गत भी आता है और ये नासिक वर्ण भी कहलाता है और ये अल्प प्राण भी है। इतने सारे गुण इस णा में हैं। इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? तो अनुनासिक वर्ण इसमें है णा। ये णा बड़ा गुणकारी है ये णा। तो क्योंकि इसमें ये जितने भी पंचमा अक्षर होते हैं, जो पंचमा वर्ण होते हैं, पंचमा वर्ण अनुनासिक वर्ण का काम करते हैं। यानी कि पंचमा वर्ण और चंद्र बिंदु। पंचम अक्षर कौन कौन से होते हैं? तीनों णा जो होते हैं, याणा है ना, ना, मा। तो ये और
पंचमा अक्षर कहलाते हैं और अनुनासिक का कार्य करते हैं। ये अनुनासिक वर्ण भी कहलाते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? तो इसमें जो मूर्धन्य ध्वनि है वो ढा है, ढा ढक्कन। ढा ढक्कन, इनकी जो मूर्धन्य ध्वनि होते हैं वो ऊपर मूर्धा में ढक ठक की आवाज आती है, तो इसलिए ढा, टा, ठा, डा, ढा। रेटोर साड़ाम मूर्धा, रेटोर यानी कि ये वाला री और टा वर्ग, और रेटोर रा और ये वाला सा, तो टा वर्ग में ये आ जाएगा, तो इसलिए ये इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इस सेशन का अंतिम प्रश्न भी है ये कि अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो अनुस्वार किसका कार्य करता है? पंचम वर्ण का, चंद्रबिंदु का, स्वर का और विसर्ग का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पंचम वर्ण का। पंचम वर्ण और एक ये अंग, जो अंगहा होता है, अनुस्वार जो होता है वो अंग की बिंदी को भी करते हैं, तो इन पंचमा वर्णों की जगह पे अंग की बिंदी लगा देते हैं, तो ये अनुस्वार का काम करते हैं ये पांचों वर्ण। अब 5 वर्ण ये हैं कौन कौन से? एक तो ये वाला इंगा, एक ये वाला इंगा, एक ये वाला अड़ा, इंगा, अड़ा, अड़ा, अड़ा और ना और मा। ये पंचम जो वर्ण होते हैं इन्हें नासिक वर्ण भी बोलते हैं, और ये वर्ण अनुस्वार का काम करते हैं, यानी कि इनकी जगह पे, या जैसे दिनांक हमको लिखना है तो दिनांक वैसे शुद्ध ऐसा लिखा जाता है, दिनांक ऐसा लिखा, ये बिंदी नहीं है, दिनांक ऐसा लिखा जाता है, लेकिन इसकी जगह पे हम दिनांक ऐसा लिख देते हैं, यानी कि जो इंगा है उसका काम हमने ये अनुस्वार की जगह पे इसका काम कर दिया है ना। तो पंचमा अक्षर का अनुस्वार के रूप में प्रयोग कर दिया, इसलिए इसका आंसर पंचम वर्ण अनुस्वार का काम करते हैं।